नमस्ते। आज ज्ञानी सूत्र में हम आपको बताएंगे मनुष्य अपने ही मन से कैसे हारता है। ओशो की दृष्टि से 5 सिद्धांत। अक्सर हम सोचते हैं कि हमारी मुश्किलें, हमारी हार वो बाहरी वजहों से होती हैं, मतलब हालात, दूसरे लोग, शायद किस्मत। लेकिन आज हम ओशो के नजरिए से उन 5 अंदरूनी कारणों पर गहराई से बात करेंगे, जिनकी वजह से इंसान असल में अपने ही मन के बुने जाल में फंसकर हार जाता है। ये सिद्धांत हमें जैसे आईना दिखाते हैं कि कैसे हमारी अपनी सोच, हमारी भावनाएं, हमारे डर और आदतें ही हमें कमजोर कर देती हैं, हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। तो आज हम इन्हीं अंदरूनी रुकावटों को समझने की कोशिश करेंगे ताकि हम इन्हें पहचान सकें और शायद इनसे पार पाने का कोई रास्ता खोज सकें। बिल्कुल। और ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर लड़ाइयां, जैसा आपने कहा, बाहर नहीं, हमारे भीतर लड़ी जाती हैं। हम अक्सर बाहर दुश्मन तलाशते हैं, बाहर समाधान खोजते हैं, जबकि असली खेल तो देखा जाए तो मन के मैदान पर चल रहा होता है। अगर हम अपने मन के काम करने के तरीके को, उसकी उन चालों को समझ जाएं जिनसे वो हमें हराता है, तो शायद हम उस खेल को बदल सकते हैं। तो चलिए एक एक करके इन 5 सिद्धांतों को खोलते हैं और देखते हैं कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे काम करते हैं। हाँ, जरूर। तो पहला सिद्धांत है विचारों की कभी ना खत्म होने वाली श्रृंखला में उलझ जाना। ओशो कहते हैं कि हमारा मन विचारों की एक अंतहीन नदी है, या कहें एक भीड़ भरी सड़क जहां ट्रैफिक कभी रुकता ही नहीं है। ये विचार लगातार आते जाते रहते हैं, पर इसमें हार कैसे छुपी है? मतलब विचार आना तो स्वाभाविक है ना, है ना? विचार आना स्वाभाविक है, बिल्कुल। समस्या विचारों के आने में उतनी नहीं है जितनी उनमें उलझ जाने में है, उनसे अपनी पहचान बना लेने में है। यहीं असली हार शुरू होती है। ओशो कहते हैं कि मन में दिन भर हजारों विचार कौंधते हैं। ज्यादातर या तो बीते हुए कल की धूल होते हैं, किसी बात का पछतावा, कोई अधूरी ख्वाहिश, या फिर आने वाले कल की चिंता, योजनाएं, डर। ये विचार ना बादलों की तरह है जो चेतना के साफ आसमान पर मंडराते रहते हैं। हार तब होती है जब हम खुद को आसमान समझने के बजाय बादल समझने लगते हैं। अच्छा, मतलब हम इन आते जाते विचारों को ही मैं मान लेते हैं। जैसे अगर चिंता का विचार आया तो मैं चिंतित हूं, अगर गुस्से का विचार आया तो मैं गुस्से में हूं। हाँ, बिल्कुल यही। हम इन क्षणिक मानसिक अवस्थाओं से इतने गहरे में जुड़ जाते हैं कि हम अपनी असली प्रकृति, जो उस शांत स्थिर आसमान की तरह है, उसे भूल जाते हैं। वो आसमान जिसे इन बादलों के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हम विचारों के इस बहाव में बहने लगते हैं, उन्हें पकड़कर बैठ जाते हैं या उनसे लड़ने लगते हैं, तो हम अपनी केंद्रस्थ शांति खो देते हैं। ये मानसिक शोर, ये निरंतर चलता हुआ आंतरिक संवाद हमारी सारी ऊर्जा चूस लेता है और हमें वर्तमान क्षण से काट देता है, जहां असल शक्ति और स्पष्टता मौजूद है। इस तरह हम विचारों के गुलाम बन जाते हैं और यही मन हमसे जीत जाता है। ये पहचान का भ्रम ही पहली और सबसे गहरी हार है। हम भूल जाते हैं कि हम इन विचारों को देखने वाले भी हो सकते हैं, सिर्फ विचार करने वाले नहीं। ये बहुत दिलचस्प है। हार विचारों में नहीं, उनसे जुड़ने में है। और ये हमें दूसरे सिद्धांत की ओर ले जाता है जो शायद इसी से जुड़ा है, अहंकार यानी ईगो का जाल। अगर विचार बादल हैं तो क्या अहंकार वो है जो कहता है ये मेरे बादल हैं? क्या खूब कहा। हाँ, इसे बिल्कुल ऐसे समझ सकते हैं। ओशो के लिए अहंकार मनुष्य की चेतना पर सबसे बड़ा बोझ है, सबसे गहरी गांठ। ये मैं और मेरा की भावना है। यह सिर्फ एक विचार नहीं, बल्कि विचारों, भावनाओं, स्मृतियों और क्या कहते हैं, सामाजिक कंडीशनिंग का एक पूरा ढांचा है जिसे हम अपनी पहचान मान बैठते हैं। ये मैं खुद को दूसरों से अलग महसूस करता है, श्रेष्ठ या हीन महसूस करता है और लगातार अपनी एक छवि बनाए रखने और बचाने की कोशिश में लगा रहता है। और ये कोशिश कैसे हार का कारण बनती है? हम सब में मैं का भाव तो होता ही है, थोड़ा बहुत तो। मैं का सहज बोध होना अलग बात है, लेकिन अहंकार एक जटिल, असुरक्षित संरचना है। उसकी सारी ऊर्जा तुलना करने, कंपटीशन करने, खुद को सही साबित करने और दूसरों से स्वीकृति पाने में खर्च होती है। सोचिए कितना तनाव है इसमें। यह लगातार डरता है, कहीं मेरी आलोचना ना हो जाए, कहीं मैं असफल ना हो जाऊं, कहीं कोई मुझसे आगे ना निकल जाए। ये एक मुखौटा है जिसे हम ओढ़कर दुनिया में घूमते हैं, लेकिन इस मुखौटे को बचाने की चिंता में हम भीतर से खोखले होते जाते हैं। अच्छा, तो जब इस अहंकार को चोट पहुंचती है,
जैसे कोई आलोचना करे या हम असफल हों तो हमें लगता है जैसे हम पर हमला हुआ है। बिल्कुल, क्योंकि हमने अपनी पहचान उस झूठे में से जोड़ ली है। इसलिए जरा सी ठेस हमें बिखेर देती है। हम डिफेंसिव हो जाते हैं, गुस्सा करते हैं या गहरे दुख में चले जाते हैं। ओशो कहते हैं कि ये अहंकार हमें दूसरों से ही नहीं, खुद अपने सच्चे स्वरूप से भी काट देता है। वो स्वरूप जो शांत है, सबसे जुड़ा हुआ है और जिसे किसी बाहरी पुष्टि की जरूरत नहीं है। अहंकार एक किले की तरह है जो हमने अपनी सुरक्षा के लिए बनाया, पर हम खुद ही उसमें कैदी बन जाते हैं। इस कैद में हम अपनी स्वाभाविक सरलता, प्रेम और विस्तार खो देते हैं। यही अहंकार की हार है। मन के विचारों में उलझना, फिर उस उलझाव से एक झूठा मैं यानी अहंकार बनाना, ये तो काफी अंदरूनी बातें हुई। लेकिन ओशो तीसरे सिद्धांत में समाज और परंपराओं की बात करते हैं। ये बाहर की दुनिया हमारे मन की हार में कैसे भूमिका निभाती है? ये बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। सही पकड़ा आपने। हमारा अहंकार सिर्फ हमारे भीतर पैदा नहीं होता। समाज उसे खाद पानी देता है, उसे एक निश्चित आकार देता है। ओशो का मानना था कि समाज, चाहे वो परिवार हो, स्कूल हो, धर्म हो या संस्कृति, हम पर जन्म से ही ढेरों नियम, विश्वास और अपेक्षाएं थोपना शुरू कर देता है। हमें बताया जाता है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा, क्या सफल है, क्या असफल, कैसे सोचना है, कैसे महसूस करना है, कैसा बनना है। हाँ बिल्कुल, जैसे लड़कों को रोना नहीं चाहिए या लड़कियों को शांत रहना चाहिए या एक खास तरह की नौकरी ही इज्जतदार है, इस तरह की बहुत सी बातें। बिल्कुल, और हम इन बाहरी पैमानों पर खरा उतरने की कोशिश में लग जाते हैं। हम अच्छे बच्चे, सफल इंसान, सम्मानित नागरिक बनना चाहते हैं। इस प्रक्रिया में हम धीरे धीरे अपनी अंदर की आवाज को अनसुना करना सीख जाते हैं। हमें असल में क्या पसंद है, हमारी स्वाभाविक प्रतिभा क्या है, हमारे दिल की पुकार क्या है, ये सब सवाल जैसे पीछे छूट जाते हैं। हम समाज के बनाए सांचों में फिट होने के लिए खुद को तोड़ते मरोड़ते हैं। और इसका नतीजा क्या होता है? क्या हम अपनी मौलिकता खो देते हैं? हाँ, मौलिकता खो जाती है और उससे भी बुरा होता है एक गहरा आंतरिक विभाजन। हम बाहर से वो दिखाने लगते हैं जो समाज चाहता है और अंदर से कुछ और ही महसूस करते हैं। एक मुखौटा जो हमने अहंकार के लिए बनाया था, समाज उसे और मजबूत कर देता है। हम अपनी सहजता, अपनी स्वाभाविकता, अपनी वाइल्ड एनर्जी से डरने लगते हैं। ये दोहरा जीवन, ये अंदरूनी संघर्ष हमें थका देता है, हमें कमजोर कर देता है। हम अपनी जमीन से कट जाते हैं। हम वो नहीं जी पाते जो हम हैं, बल्कि वो जीने लगते हैं जो हमें होना चाहिए। ये अपनी सच्चाई से मुंह मोड़ना भी मन की एक बड़ी हार है, क्योंकि इसमें हम अपनी असली ताकत खो देते हैं। विचारों का जाल, अहंकार का बोझ और अब समाज के बंधन, ये सब मिलकर तो एक भारी कॉकटेल बनाते हैं। शायद यही हमें चौथे सिद्धांत की ओर ले जाता है, भय और असुरक्षा का बोझ। क्या ये डर इन्हीं सब से पैदा होता है? काफी हद तक हाँ। जब हम अपने विचारों के गुलाम होते हैं तो भविष्य की चिंता का डर होता है। जब हम अहंकार से भरे होते हैं तो आलोचना और असफलता का डर। जब हम समाज के हिसाब से जीते हैं तो नकारे जाने और अकेले रह जाने का डर होता है। ओशो के अनुसार डर इंसान की सबसे बुनियादी और पंगु बनाने वाली भावनाओं में से एक है। ये कई रूपों में आता है। मृत्यु का डर, बीमारी का डर, गरीबी का डर, कुछ खोने का डर, अनजाने का डर। लिस्ट काफी लंबी है। और ये डर हमें कैसे हराता है? जाहिर है डर हमें रोकता है, पर ओशो इसे हार क्यों कहते हैं? क्योंकि डर हमें जीवन जीने से रोकता है या हमें विस्तार करने के बजाय सिकुड़ने पर मजबूर करता है। हम जोखिम लेने से डरते हैं, कुछ नया आजमाने से कतराते हैं, अपनी सच्ची भावनाएं व्यक्त करने से हिचकिचाते हैं। हम सुरक्षा के छोटे छोटे दायरों में कैद हो जाना चाहते हैं, जिसे हम कंफर्ट जोन कहते हैं, भले ही वो कितना ही घुटन भरा क्यों ना हो। डर हमारी सोच को संकीर्ण कर देता है, हमारे फैसलों को प्रभावित करता है। अच्छा, जैसे कोई अपनी पसंद का काम इसलिए शुरू नहीं करता क्योंकि उसे असफल होने का डर है, या कोई रिश्ते में खुलकर प्यार नहीं जाता था क्योंकि उसे अस्वीकार किए जाने का डर है। बिल्कुल ऐसे ही उदाहरण। हम संभावनाओं के दरवाजे खुद ही बंद कर लेते हैं। ओशो बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि डरा हुआ मन कभी जीत नहीं सकता, क्योंकि वो लड़ने से पहले ही हार मान चुका होता है। डर हमारी प्राण ऊर्जा को सोख लेता है। जहां डर का साया है, वहां ना तो रचनात्मकता खिल सकती है, न प्रेम, न आनंद। हम जीवन की चुनौती का सामना करने के बजाय उससे भागते फिरते हैं। और ये भागना ही हार है, अपने ही असीम सामर्थ्य से हार जाना।
ये तो बहुत गहरा है। विचारों में खोना, अहंकार में जीना, समाज से बंधना, डर से सिहरना, और इन सब का शायद एक मिला-जुला नतीजा है पांचवा सिद्धांत, जो ओशो की शिक्षाओं का सार भी माना जाता है, वर्तमान क्षण से पलायन। ऐसा लगता है जैसे बाकी चारों सिद्धांत हमें इसी पलायन की ओर धकेलते हैं। बिल्कुल सही जोड़ रहे हैं आप। ये पांचवा सिद्धांत जैसे बाकी चारों का निचोड़ ही है। जब मन विचारों में उलझा है, पहला सिद्धांत, तो वो या तो अतीत की जुगाली कर रहा होता है या भविष्य की कल्पनाओं में गोते लगा रहा होता है। जब अहंकार सक्रिय है, दूसरा सिद्धांत, तो वो या तो पुरानी सफलताओं या अपमानों को याद करता है या भविष्य में अपनी धाक जमाने की योजना बनाता है। सामाजिक कंडीशनिंग, तीसरा सिद्धांत, हमें सिखाती है कि कल बेहतर होगा अगर हम आज कुछ नियमों का पालन करें। और डर, चौथा सिद्धांत, हमें या तो अतीत के बुरे अनुभवों से बचाता है या भविष्य के खतरों से आगाह करता है। इन सब में एक चीज गायब है, अभी और यहीं, ये वर्तमान क्षण। हम अक्सर ऐसा करते हैं, है ना? सोचते हैं जब प्रमोशन मिल जाएगा तब खुश होगा, या काश वो दिन वापस आ जाएं, या बस मोबाइल में स्क्रॉल करते रहते हैं ताकि इस पल की किसी भी असहजता से बच सकें। हम यहाँ होते हुए भी यहाँ नहीं होते। सही कहा। हम लगातार कहीं और होने की फिराक में रहते हैं। हमें लगता है कि असली जीवन, असली खुशी, असली समाधान या तो पीछे छूट गया है या आगे इंतजार कर रहा है। इस पल में जो है उसे हम या तो नजरअंदाज करते हैं या उससे असंतुष्ट रहते हैं या उसे भविष्य के लिए एक सीढ़ी मात्र समझते हैं। हम जीवन को एक मंजिल मान लेते हैं, यात्रा नहीं, और इस चक्कर में यात्रा का हर पल चूकते जाते हैं। और ओशो के अनुसार ये पलायन हार क्यों है? क्योंकि जीवन सिर्फ और सिर्फ वर्तमान क्षण में ही उपलब्ध है। अतीत एक स्मृति है, भविष्य एक कल्पना। जो कुछ भी वास्तविक है वो यही सांस है, यही धड़कन है, यही अनुभव है जो अभी हो रहा है। जब हम इस क्षण से भागते हैं तो हम असल में जीवन से ही भाग रहे होते हैं। हम उस शक्ति, उस शांति, उस जीवंतता से वंचित रह जाते हैं जो केवल अभी और यहीं मौजूद है। ये लगातार भटकता हुआ मन हमें कभी तृप्त नहीं होने देता, हमेशा एक अधूरी प्यास बनी रहती है। हम जीवन के असली स्वाद से, उसकी गहराई से चूक जाते हैं, और जीवन को चूक जाना ही तो सबसे बड़ी हार है ना। तो ये हैं वो 5 रास्ते जिनसे मन हमें हराता है। विचारों में खो जाना, अहंकार का बोझ उठाना, समाज के बंधनों में जकड़ना, डर के साए में जीना और वर्तमान क्षण से लगातार भागते रहना। ये सब सुन के तो काफी निराशाजनक लग सकता है। क्या ओशो कोई रास्ता भी दिखाते हैं इन जालों से निकलने का? हाँ, बिल्कुल। ओशो सिर्फ समस्या का विश्लेषण करके नहीं छोड़ते, वे समाधान पर भी उतना ही जोर देते हैं। और अच्छी बात यह है कि इन 5 समस्याओं का समाधान एक ही कुंजी से खुलता है। संक्षेप में कहें तो वो कुंजी है जागरूकता, होश, या जिसे ओशो अक्सर साक्षी भाव कहते हैं। साक्षी भाव यानी विटनेसिंग। इसे थोड़ा और समझाएंगी, ये कैसे काम करता है? साक्षी भाव का अर्थ है अपने मन की गतिविधियों को, यानी अपने विचारों, अपनी भावनाओं, अपने अहंकार की चालों, अपने डर को बिना किसी पक्षपात के, बिना उनसे जुड़े बस देखना। जैसे आप सड़क के किनारे खड़े होकर ट्रैफिक को देख रहे हो या नदी किनारे बैठकर पानी के बहाव को। आप ट्रैफिक या नदी का हिस्सा नहीं हैं, आप सिर्फ दृष्टा हैं, देखने वाले हैं। जब हम इस तरह अपने मन के खेल को देखना शुरू करते हैं तो एक अद्भुत घटना घटती है। क्या घटना? हम धीरे धीरे ये महसूस करने लगते हैं कि हम वो विचार, वो भावना, वो डर, वो अहंकार नहीं है जिसे हम देख रहे हैं। हम देखने वाले हैं, जानने वाले हैं। ये पहचान का भ्रम, आइडेंटिफिकेशन, जो पहले सिद्धांत में आहार का मूल कारण था, वो टूटने लगता है। जैसे ही हम विचारों या भावनाओं से अपनी पहचान हटाते हैं, उनकी हम पर पकड़ ढीली पड़ जाती है। वे बादल की तरह आते जाते रहते हैं, पर हम अपने आसमान वाले स्वरूप में स्थिर रहते हैं। तो ये ध्यान या मेडिटेशन जैसा है? ध्यान इसका एक महत्वपूर्ण अभ्यास है, लेकिन साक्षी भाव सिर्फ आंख बंद करके बैठने तक सीमित नहीं है। ये जीवन जीने का एक ढंग बन सकता है, चलते फिरते, काम करते हुए, बात करते हुए। अपने भीतर क्या चल रहा है उसके प्रति होश रखना। जब आप अहंकार को उठता हुआ देखें, उसके असुरक्षा को महसूस करें, लेकिन उसके साथ बह ना जाएं, तो अहंकार कमजोर होने लगता है। जब आप डर को महसूस करें, लेकिन उसे देखने की हिम्मत जुटाएं, तो डर की ताकत कम हो जाती है।
जब आप समाज के दबाव को पहचानें लेकिन अपनी अंदर की आवाज को भी सुनें तो आप मुक्त होने लगते हैं। जब आप मन को अतीत या भविष्य में भागता हुआ देखें और धीरे से उसे वर्तमान में वापस ले आएं तो आप जीवन से जुड़ने लगते हैं। अच्छा, यानी समाधान कहीं बाहर से नहीं आएगा, बल्कि अपने ही भीतर देखने की क्षमता विकसित करने से आएगा। बिल्कुल। ओशो के अनुसार मन हमारा दुश्मन नहीं है, अगर हम उसके मालिक बन जाएं। समस्या तब होती है जब हम उसके गुलाम होते हैं। साक्षी भाव हमें गुलाम से मालिक बनने का रास्ता दिखाता है। ये कोई संघर्ष नहीं है, बल्कि समझ का विकास है। जैसे जैसे जागरूकता बढ़ती है, ये पांचों सिद्धांत जो हमें हराते थे, अपनी शक्ति खोने लगते हैं। हम अपने केंद्र में स्थित होने लगते हैं, शांत, मुक्त और जीवंत। ये एक सतत प्रक्रिया है, एक यात्रा है अपने सच्चे स्वरूप की ओर। और शायद यही सबसे बड़ी जीत है, अपने ही मन के खेल को समझकर उससे ऊपर उठ जाना। ये वाकई एक गहरा दृष्टिकोण है। खुद को सिर्फ देखना, बिना जज किए, बिना उलझे, शायद यहीं से बदलाव की शुरुआत होती है। हाँ, और यहाँ एक विचार छोड़ा जा सकता है सोचने के लिए। अगली बार जब कोई तीव्र भावना या विचार उठे, क्या हम एक पल रुक कर उसे सिर्फ महसूस करने, सिर्फ देखने की कोशिश कर सकते हैं, बजाय तुरंत प्रतिक्रिया करने के? शायद उस छोटे से अंतराल में ही आजादी का पहला स्वाद छपा हो। ओके, हमें उम्मीद है आज का सूत्र आपको पसंद आया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।